आपके पसंदीदा YouTube चैनल पर आपका पुनः स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप जानते हैं कि जो आज मैं आपके सामने हिंदी विषय से एक नया अध्याय लेकर के उपस्थित हूं, उसे हम कहते हैं शब्द भेद। चूंकि हम वर्णमाला पर आधारित व्यंजन, स्वर, अयोगवाह आदि पर विस्तृत चर्चा कर चुके हैं तथा उसका जो अभ्यास प्रश्न है वो भी आपको मिल चुके हैं, तो इसलिए आज हम जो चर्चा कर रहे हैं वो उसका जो नेक्स्ट चैप्टर है, यानी कि जो अगला अध्याय है शब्द भेद, उस पर चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो यहां पर प्रश्न उठता है वो ये उठता है कि क्या शब्द भेद वाकई जो प्रतियोगी परीक्षा है उसके लिए हमें पढ़ना आवश्यक है? तो इसका जवाब है अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में इससे संबंधित 1 या 2 नंबर के प्रश्न आपको अवश्य मिलते हैं। और जब हम आज शब्द भेद पर चर्चा कर रहे हैं तो शब्द भेद में सबसे पहले जरूरी है कि हम शब्द की परिभाषा कैसे दें। तो शब्द की परिभाषा बड़ी ही आसान है, चूंकि आप वर्णमाला में अक्षर पढ़ चुके हैं, वर्ण पढ़ चुके हैं, तो आज उन्हीं को हम आगे लेते हैं थोड़ा सा और उसे बताते हैं कि शब्द की परिभाषा इन्हीं से निकलती है। और वो कहता है यहां पर कि बहुत से अक्षरों का सार्थक समूह या अर्थ सहित समूह ही शब्द कहलाता है। जैसा कि यहां पर लिखा हुआ है कि बहुत से अक्षरों का सार्थक या अर्थ सहित समूह ही शब्द कहलाता है। मैं इसे आपको उदाहरण में दिखाता हूं। सपोज कीजिए, यानी कि आप मानिए कि यदि मैं यहां पर लिख देता हूं मैं लेके, और मैं यहां पर जब मैं लेके लिख रहा हूं तो ये एक सार्थक समूह नहीं है, इसलिए ये एक शब्द नहीं हो सकता है। लेकिन यदि मैं इसको लिख देता हूं यहां पर के मेले कमल, तो ये श्योर है कि ये यहां पर एक सार्थक अक्षरों का समूह है, इसलिए ये यहां पर क्या कहलाया जाएगा? ये यहां पर शब्द कहलाया जाएगा। तो आप समझ गए होंगे इस परिभाषा को कि जो बहुत से अक्षर होते हैं उनका जो सार्थक समूह होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे ही हम शब्द कहते हैं। ठीक है, अब यहां से आगे बड़ा महत्वपूर्ण सा प्रश्न हमारे सामने आकर के खड़ा है, और वो ये कहता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन शब्द एंड पद, यानी कि शब्द और पद में अंतर क्या होता है। अब हमें यहां पर इसका प्रश्न ज्यादातर जो पुस्तकें हैं वो नहीं देती हैं, लेकिन मैं आप लोगों को बता देता हूं। देखिए, शब्द की हम बात करते हैं तो शब्द इज इंडिपेंडेंट, वाइल जबकि जो पद होता है वो डिपेंडेंट होता है। यानी कि हिंदी में यदि हम बात करें तो मैं आपको बता दूं कि शब्द स्वतंत्र होता है। कैसा होता है? शब्द कैसा होता है? स्वतंत्र होता है, स्वतंत्र होता है। और जबकि हम किसकी बात कर रहे हैं? जबकि पद अस्वतंत्र होता है। जबकि पद क्या होता है? अस्वतंत्र होता है। आप समझ में नहीं आया तो उसे समझें, स्वतंत्र होता है। मैं इसको थोड़ा सा आपको समझा देता हूं कि ये जो यहां पर मैंने लिखा है कि ये क्यों लिखा है। देखिए, पद को मैंने यहां पर बताया कि पद जो होता है वो अस्वतंत्र होता है और शब्द जो होता है वो स्वतंत्र होता है। अब क्यों होता है? देखिए, शब्द के बारे में कहा कि शब्द स्वतंत्र है, पद कैसा है? अस्वतंत्र है। क्यों हमने यहां पर लिखा, हम इसे उदाहरण से समझने की कोशिश करेंगे। अगर मैं यहां पर उदाहरण के रूप में लिख देता हूं कि राहुल खाया खाना ने, ओके। अब जब मैं यहां बात कर रहा हूं कि राहुल खाया खाना ने, तो क्या एक वाक्य हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? कि वाक्य की परिभाषा होती है कि बहुत से शब्दों का सार्थक समूह ही वाक्य कहलाता है। तो श्योर है कि यहां पर जब हम देख रहे हैं राहुल खाया खाना ने, तो यहां राहुल अलग है, खाया अलग है, खाना अलग है और ने अलग है। तो इस प्रकार से यहां पर ये एक वाक्य तो नहीं है, लेकिन यहां पर ये क्या है हमारा? ये हमारा जो है 4 शब्दों का एक समूह है, तो हम इसे 4 शब्द कहेंगे। ठीक है, लेकिन अगर हम यहां पर इसी वाक्य को ऐसे बोलते हैं कि राहुल ने खाना खाया, राहुल ने खाना खाया, जरा ध्यान दीजिएगा। अब श्योर है कि यहां पर ये एक वाक्य तो है पूर्ण रूप से, क्योंकि शब्दों का जो सार्थक समूह होता है हम उसे वाक्य कहते हैं, तो ये श्योर है कि वाक्य है। लेकिन इसके अंदर यदि हम पूछे कि 4 शब्दों का प्रयोग हुआ है या 4 पदों का प्रयोग हुआ है,
तो हमें यहाँ क्या लिखना होगा, 4 पदों का प्रयोग किया गया है। क्यों किया गया है यहाँ पर 4 पदों का, क्योंकि इसमें कोई भी हमारा जो पद है वो एक दूसरे से स्वतंत्र नहीं है, और ऊपर वाले में ये सभी के सभी आपस में स्वतंत्र है, क्योंकि ये डिसऑर्डर में है और ये ऑर्डर में है। तो जब एक दूसरे से वो गुथे हुए हैं तो वो पद हैं, और जब वो एक दूसरे का अर्थ नहीं निकाल रहे, एक दूसरे पर वो नहीं है आश्रित, तो वहां पर क्या हो गया, वो शब्द हो जाता है। ठीक है, तो आप शब्द और पद में भी अंतर यहां पर समझ गए होंगे। ठीक है, अब हम यहां से आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। अब यहां से आगे प्रश्न बनता है कि ये बताइए कि जो शब्द के भेद हैं वो कौन कौन से हैं और कितने हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि मैं ज्यादातर ट्रिकी पढ़ाने की कोशिश करता हूं, युक्ति युक्त अध्याय में पढ़ाने की कोशिश करता हूं। तो यहां पर देखिए शब्द भेद की हम बात कर रहे हैं, जरा इसे ट्रिकी समझने की कोशिश कीजिए। देखिए एक बात हम यहां पर समझते हैं कि जब भी हम कोई कार्य करना चाहते हैं तो सबसे पहले हम अपने मन के अंदर कोई ना कोई विचार तो उत्पन्न करते हैं, उसका विचार तो हमारे मन में उत्पन्न होता है। अब जब विचार मन में उत्पन्न होता है तो कुछ लोग इतने दृढ़ निश्चयी होते हैं कि वो उस विचार को जमीन पर उत्पत्ति कर देते हैं उसकी, यानी कि उसको फलभूत कर देते हैं, यानी कि उसे जमीन पर उतार देते हैं। जब वो उसे जमीन पर उसकी उत्पत्ति कर देंगे तो श्योर है कि फिर उसका प्रयोग कौन करेगा, उसका प्रयोग भी वही करेंगे, और जब प्रयोग करेंगे उसका तो श्योर है कि उससे अर्थ कौन कमाएगा, पैसा कौन कमाएगा, वो भी वही कमाएंगे। सपोज कीजिए मैं एक उदाहरण देता हूं, एक व्यक्ति के मन में विचार उत्पन्न होता है कि मैं साइकिल बनाऊं, तो वो व्यक्ति साइकिल बना देता है, यानी कि उत्पत्ति कर देता है साइकिल की। अब जब उत्पत्ति कर देता है तो उसका प्रयोग कौन करेगा, उसका प्रयोग भी वही व्यक्ति करेगा, और वो जब चाहेगा तो उसे बेचेगा, और बेचेगा तो अर्थ कौन कमाएगा, वही व्यक्ति कमाएगा। तो भाई यहीं से आप ट्रिक समझिएगा कि जो हमारे शब्द के भेद होते हैं वो होते हैं 4। कितने होते हैं, 4। लेकिन मैं 4 भेद अभी नहीं लिखूंगा, आप पहले ये समझिएगा कि नंबर 1, जब हमने कहा कि सबसे पहले हमारे मन में क्या उत्पन्न होता है, कोई ना कोई विचार उत्पन्न होता है, और जब विचार उत्पन्न होता है तो जो दृढ़ निश्चयी व्यक्ति होता है वो क्या करता है, उसका कोई विचार उत्पन्न हुआ है, ठीक है ना, और जब विचार उत्पन्न हुआ है तो उसके बाद उसने क्या किया है, उसको जमीन पर क्या कर दिया है, जमीन पर उतार दिया है। तो एक तो हमारा हो गया उत्पत्ति के आधार पर, यानी कि उसने उत्पत्ति के आधार पर उसने बताने की कोशिश की है कि भाई उसने उसे उत्पत्ति के आधार पर लेकर के आया। फिर हम नंबर देखिए यहां पर तीसरे की बात करते हैं, नंबर 4 की। ये मैं फिर से आपके लिए छोड़ देता हूं क्योंकि मैंने अभी आपको ट्रिक बताया। मैंने कहा जब उसके मन में विचार उत्पन्न हुआ है तो उसने क्या किया है मुझे नहीं पता है। अब जब उसने वो कर दिया है तो फिर उसने क्या किया, उसका प्रयोग किया है, और जब उसने उसका प्रयोग किया है तो फिर अर्थ कौन कमाएगा, वो भी तो वही कमाएगा। तो अब बताइए नंबर 2 पर क्या बचा हमारा, अगर वो वहां पर पूछ लेता है कि नंबर 2 पर क्या बचा, तो नंबर 2 पर कौन सा बचता है। अगर हम यहां पर पूछें तो सीधी सी बात है कि वो रचना ही तो कर रहा है ना। जब उसके मन में उत्पत्ति हुई, यानी कि किसी विचार की उत्पत्ति हुई और वो दृढ़ निश्चयी है, तो उसने क्या की, वहां पर रचना की, और जब उसकी रचना की है तो श्योर है कि फिर वो क्या कर रहा है, उसका प्रयोग, और जब प्रयोग कर रहा है तो अर्थ में। फिर से एक बार बता दो 30 सेकंड में। सपोज कीजिए साइकिल बनाने का विचार मन में उत्पन्न हुआ, हमने साइकिल की रचना कर दी, और जब रचना कर दी तो हमने उसका प्रयोग भी करना है, और प्रयोग करना है तो आगे चल के हम उसे बेच करके अर्थ भी कमा सकते हैं। तो आप समझ लीजिए कि जो शब्द के भेद होते हैं वो कितने होते हैं, 4 होते हैं। अब अगर प्रश्न यहां पर ये निकल करके आ जाता है कि अब आप हमें ये बताइए कि उत्पत्ति के आधार पर कितने भेद हैं। अब वो यहां पर पूछने लगता है कि बताइए कि उत्पत्ति के आधार पर जो शब्द के भेद हैं वो कितने हैं। तो आप देखिए इस 4 को ही यहां पर कॉमन मान लीजिए, ठीक है, और जब हम 4 को कॉमन मान लेते हैं तो हम यहां पर 4 ही लिख लेंगे, ओके। और 4 का जस्ट उल्टा हम देखें तो क्या होता है, 3, और 3 का उल्टा क्या होता है, 2, और 2 का उल्टा क्या होता है, 1। जरा ध्यान दीजिएगा मेरी बात पर। हमने 4 को कॉमन माना तो 4 हमने यहां ले लिया, 4 का उल्टा हमने यहां 3 लिख लिया, और 3 का उल्टा क्या लिखा, 2, और 2 का उल्टा क्या लिखा, 1। लेकिन जब हमने 4 कॉमन माना है तो मैथ में कहा जाता है कि दोनों पद समान होने चाहिए। तो श्योर है कि यहां पर जब 4 है तो हम यहां भी क्या कर देंगे, 4 कर देंगे, और यहां 4 किया हमने तो श्योर है कि अब दोनों पद समान है, तो हमने यहां से 1 को डिथ्रोन किया, 1 को हटाया, तो इस 1 को हम यहां पर सबसे ऊपर ले जाएं। तो देखिए ट्रिक समझ में आई होगी। तो उत्पत्ति के आधार पर जो शब्द के भेद होते हैं वो कितने होते हैं, 5 होते हैं। और फिर वो पूछेगी रचना के आधार पर कितने होते हैं,
3 होते हैं, वो कहे प्रयोग के आधार पर कितने होते हैं, 2 होते हैं, और फिर वो कहे अर्थ के आधार पर कितने होते हैं, 4 होते हैं। तो आप इन्हें बहुत अच्छे से यहां पर समझ गए होंगे ट्रिक के अकॉर्डिंग। अब यहां से आगे जब हम बढ़ते हैं तो वो यहां से आगे हमसे कहता है कि ये बताइए कि जो उत्पत्ति के आधार पर जो शब्द के भेद हैं वो कौन कौन से होते हैं। अब वो यहां पर कह सकता है कि बताइए हमें उत्पत्ति के आधार पर जो शब्द के भेद होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो देखिए हम यहां पर आपको बता दें कि जो उत्पत्ति के आधार पर यहां पर जो शब्द के भेद हैं वो हमने लिखे हैं 4। तो वो होते हैं आपके तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और लास्ट में होता है हमारा शंकर। तो देखिए हम यहां पर बात करते हैं उत्पत्ति के आधार पर। तो देखिए मैं यहां लिखे देता हूं उत्पत्ति के आधार पर शब्द भेद, उत्पत्ति के आधार पर शब्द भेद। ठीक है, अब देखिए जब उत्पत्ति के आधार पर हम शब्द भेद को लेकर के चल रहे हैं तो श्योर है कि हमें देखना है कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद हैं, और वो मैंने अभी आपको बताया। नंबर 1 होता है तत्सम, नंबर 2 होता है हमारा तद्भव, नंबर 3 होता है हमारा देशज, नंबर 4 होता है हमारा विदेशज, नंबर 4 कौन सा है, विदेशज, और नंबर 5 हमारा क्या होता है डियर, शंकर। तो ये आपके समझ में यहां तक आ गया होगा कि जो उत्पत्ति के आधार पर हमारे जो शब्द के भेद हैं वो 5 हैं, और वो 5 कौन कौन से हैं आप इन्हें समझ गए होंगे। ठीक है, अब हम जब यहां पर बात कर रहे हैं कि हम देखें कि ये कौन कौन से हैं, तो तत्सम को हम देखें। देखिए तत्सम को जब हम देखें और हम तत्सम को तोड़ते हैं तो वहां लिखा जाता है तत् धन सम। ठीक है, और तत् मीन्स होता है संस्कृत और सम मीन्स होता है समान, यानी कि जो शब्द संस्कृत के समान है, यानी कि संस्कृत भाषा के हैं और उनका प्रयोग हम हिंदी भाषा में कर रहे हैं बगैर बदलाव के, तो वो शब्द हमारे क्या कहलाएंगे, तत्सम कहलाएंगे। ठीक है, अब तत्सम को हम समझें। तत्सम के अगर हम उदाहरण देखें तो हमने कहा कि तत्सम होते हैं वो शब्द की जो संस्कृत में होते हैं। ठीक है, हमने लिखा अष्ट। अब आप जानते हैं कि अष्ट क्या है, संस्कृत का शब्द है 8 यानी कि 8। हमने लिखा यहां पर गर्जन यानी थंडरिंग। ठीक है, अब गर्जन को आप समझ पा रहे हैं, यानी कि गर्जना, गरज, तो ये भी हमारा संस्कृत का शब्द है। इसके बाद हमने यहां पर शब्द लिखा, जैसे कि एक माह ले लें हम चैत्र, और चैत्र को आपने देखा होगा कि जब हम दूसरे तरीके से बोलते हैं इसको तो वहां पर चैत बोल देते हैं, तो ये चैत्र जो है किस भाषा का है, संस्कृत का। ठीक है ना, इसी प्रकार से हम एक और वर्ड ले लें यहां पर गोत्र, तो गोत्र भी जो हमारा शब्द है वो किसका है, वो भी संस्कृत का ही है। तो आप समझ गए कि जो शब्द संस्कृत के होते हैं वो क्या कहलाते हैं, तत्सम, और ये भी समझ गए कि तत् मीन्स क्या होता है और सम मीन्स क्या होता है। चलिए अब हम यहां से आगे बढ़ते हैं। अब जब हम यहां से आगे बढ़ते हैं तो हम देख रहे हैं कि ये तद्भव शब्द जो है हमारा, ये तद्भव शब्द हमारा क्या कहता है। और जब हम तद्भव को देख रहे हैं तो इसको जब हम तोड़ेंगे तो तोड़ने पर हमें प्राप्त होता है तत् धन भव, तत् धन भव। और मैं बता दूं भव मीन्स होता है उत्पन्न, तो तत् मीन्स संस्कृत और भव मीन्स उत्पन्न। तो जो शब्द संस्कृत के टूटने से उत्पन्न होता है, जो शब्द संस्कृत भाषा से पैदा हुआ है, तो उसे हम क्या कहते हैं, तद्भव कहते हैं। ठीक है, अब तद्भव की अगर हम उदाहरण के रूप में बात करें तो यहां हमने अष्ट बोला, अब हम अष्ट ना बोल के क्या बोल दें, 8, तो संस्कृत के टूटने पर क्या बनाया, 8। गर्जन, अगर हम गर्जन ना बोले और वहां क्या बोल दें, गरज, तो क्या कहलाएगा ये हमारा, तद्भव। अगर हम यहां चैत्र ना बोल करके और क्या बोल दें सीधा, चैत, ठीक है ना, तो हमने संस्कृत से तोड़ दिया इस शब्द को, तो क्या कहलाएगा ये हमारा, तद्भव। इसी प्रकार से हमने गोत्र ना बोल करके हम क्या बोल दें, गोत। आपने सुना होगा, हम पूछ लेते भाई आपका गोत क्या है, जबकि वो हमारा जो शब्द है वो कहलाया जाता है गोत्र। लेकिन गोत्र जो शब्द है वो कहां का है, संस्कृत का, तो वो तत्सम कहलाएगा। लेकिन जब हमने बोल दिया उसको तोड़ करके गोत, तो वो क्या कहलाया हमारा, तद्भव कहलाया। तो आप तत्सम और तद्भव दोनों के बीच में अंतर आसानी से समझ गए होंगे कि ये क्या कह रहा है। चलिए अब हम यहां से आगे बढ़ते हैं
और जब हम यहां से आगे बढ़ रहे हैं तो अब हम देख रहे हैं कि देशज शब्द हमारे कौन कौन से होते हैं। तो पहले हम ये देखें कि देशज क्या है। देखिए देश धन अज, ठीक है, और अज मीन्स होता है पैदा। तो देश से जो पैदा है, जो क्षेत्रीय आधार पर पैदा शब्द है, कैसा शब्द है? क्षेत्रीय आधार पर बोले जाने वाला शब्द, क्षेत्रीय आधार पर बोले जाने वाला शब्द, बोले जाने वाला शब्द। अब देखिए इसको, अब वो कह रहे हैं कि क्षेत्रीय आधार पर जो बोले जाने वाला शब्द है उसे हम क्या कहते हैं? उसे ही हम देशज कहते हैं। यानी कि देश धन अज, जो क्षेत्र के आधार पर पैदा होता है शब्द, उसे ही हम क्या कहते हैं? देशज। मैं इनके बारे में एक बात और आपको बता दूं, महत्वपूर्ण, इस पे ध्यान दीजिएगा। इन शब्दों की उत्पत्ति का कोई पता नहीं होता है कि इन शब्दों की उत्पत्ति कहां से, कैसे, कब हो जाती है, कुछ पता नहीं होता है, ठीक है। तो अब वो कह रहा है कि बताइए कि जो देशज शब्द हैं वो कैसे हो जाते हैं। देखिए अभी सपोज कीजिए कि मैं अभी आपको बोलूं कि भाई देखिए एक शब्द होता है हमारा लोटा, ठीक है, उसी शब्द को अगर हम आगे कहीं दूसरे क्षेत्र में जाएं तो हम लोटा को लुटिया भी बोला जाता है। उसी शब्द को अगर हम कहीं और आगे जाएं तो गड़िया भी बोला जाता है। तो लोटा हो सकता है, लुटिया हो सकता है, गड़िया हो सकता है। तो ऐसे जो शब्द होते हैं वो क्या कहलाते हैं? हमारे देशज, जो क्षेत्र के आधार पर बदलते चले जाते हैं। देखिए आपने देखा होगा कि हम बोलते हैं एक शब्द, पैर ना बोल करके हम क्या बोल देते हैं? टांग बोल देते हैं। हमने पैर नहीं बोला, हमने टांग बोल दिया। या हमने बोल दिया ढेर, वहां तो ढेर सारे लोग थे। अब ढेर जो शब्द है वो होना चाहिए बहुत से लोग थे, लेकिन हमने क्या बोल दिया? वहां ढेर सारे लोग थे। वह पसीने में लथपथ था। अब वह पसीने में लथपथ था यानी कि लबालब था। तो इस प्रकार के जो शब्द जो क्षेत्रीय आधार पर पैदा हो जाते हैं उन्हें हम क्या बोल देते हैं? उन्हें हम बोलते हैं देशज, ठीक है। अब हम देशज के बाद जब आगे बढ़ते हैं तो नंबर 4, और नंबर 4 पर हमारा क्या आ रहा है? नंबर 4 पर हमारा आ रहा है निकल करके विदेशज। और विदेशज को जब हम देखें तो विदेश धनजा, और जब हम विदेश धनजा का बोल रहे हैं तो विदेशी भाषा से जो पैदा शब्द है, यानी कि विदेशी भाषा के शब्द का, देखिए दोबारा से ध्यान देंगे, विदेशी भाषा के शब्द हिंदी भाषा में, किसमें? हिंदी भाषा में बगैर बदलाव प्रयोग, बगैर बदलाव प्रयोग। अब मैं इसको थोड़ा सा आपको समझा दूं सही से। देखिए वे शब्द जो विदेशी भाषाओं के होते हैं और उनका हमारी हिंदी भाषा में बगैर किसी बदलाव के प्रयोग किया जाता है, ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं? विदेशज शब्द कहलाते हैं। फिर से समझ लीजिए आप, विदेशी भाषाओं के शब्द हैं, अरबी के हैं, फारसी के हैं, तुर्की के हैं, पुर्तगाली के हैं, अंग्रेजी के हैं, लेकिन उनका बगैर बदलाव हम हिंदी भाषा में प्रयोग कर रहे हैं, वो क्या कहलाते हैं? हमारे विदेशज शब्द कहलाते हैं। चलिए उदाहरण ले लेते हैं हम विदेशज शब्द के कुछ। जब हम विदेशज शब्द के उदाहरणों की यहां पर बात करते हैं तो देखिए अभी हम देखें यहां पर, अभी देखिए मैं यहां पर आपको अरबी भाषा का एक उदाहरण दे देता हूं। अरबी भाषा के अगर हम शब्दों की बात करें तो देखिए इसमें ट्रिक देखिएगा आप। मैंने कहा कि अजीब आदमी, क्या बोला मैंने? अजीब आदमी अल्लाह की अदालत में, अल्लाह की अदालत में अक्ल मांगने जाता है। थक जाता है तो वही याद आता है, अक्ल मांगने जाता है। जरा ध्यान दीजिए। अब मैंने बात की यहां से आपकी अरबी भाषा पर। अजीब आदमी अल्लाह के अदालत में अक्ल मांगने जाता है, अरबी भाषा के शब्दों की बात कर रहा हूं। तो देखिए यहां पर हमारा अजीब अरबी भाषा का शब्द है, आदमी अजीब अरबी भाषा का शब्द है, अल्लाह अरबी भाषा का शब्द है, अदालत अरबी भाषा का शब्द है, और अक्ल ये भी हमारा अरबी भाषा का
शब्द है। तो आप समझ गए होंगे कि अरबी भाषा के कौन कौन से शब्द हम अब जो है यहाँ पर बोलते हैं अपनी हिंदी भाषा में, ठीक है ना। बहुत सारे शब्द हैं ऐसे अरबी भाषा के, लेकिन मैंने एक छोटे से उदाहरण से आपको समझाने की कोशिश की, ये ट्रिक समझ में आ गई होगी। चलिए हम विदेशज पर ही और भी चर्चा अभी यहाँ पर कर लेते हैं। और जब हम विदेशज पर यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं तो विदेशज में जो हमारी अगली यहाँ पर भाषा आती है, इसमें अरबी के अलावा जब हम बात करते हैं तो फारसी की बात करें। अब जब हम फारसी भाषा की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं हम विदेशज में? फारसी भाषा। तो फारसी भाषा की बात करें तो फारसी भाषा कहती है यहां पर कि जो फरिश्ता है ना वो फरेब नहीं कर सकता। तो देखिए मैंने यहां पर लिखा फरिश्ता, ट्रिक समझिएगा, फरिश्ता फरेब नहीं करता, फरिश्ता फरेब नहीं करता। अब देखिए यहां पर जब हमने लिखा कि फरिश्ता फरेब नहीं करता है, तो अब यहां पर जो ये हमारे शब्द आए, तो फरिश्ता और फरेब ये जो हमारे दोनों शब्द हैं ये किस भाषा के हैं? ये फारसी भाषा के शब्द हैं। तो आप आसानी से समझ गए होंगे कि फारसी भाषा के कौन कौन से शब्द हैं। अभी मैंने बताया इन दोनों में कि फरिश्ता और फरेब। ऐसा नहीं है कि केवल यही दो शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं हिंदी भाषा में, बहुत सारे फारसी भाषा के और अरबी भाषा के शब्द हैं जिन्हें हम इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके बाद हम बात करें, हम कहें कि तुर्की भाषा के भी कुछ ऐसे शब्द हैं विदेशज में ही। अगर हम तुर्की भाषा की बात करें, तुर्की, ठीक है ना, राजधानी इस्तांबुल, ठीक है ना, अगर हम तुर्की भाषा की बात करते हैं तो हम ये क्या कह सकते हैं? दरोगा को बारूद भरी गाड़ी से खच्चर द्वारा भेजा गया, ठीक है ना। तो देखिए दरोगा को भेजा गया, किसको भेजा गया? दरोगा। अब यहां पर जो दरोगा है वो किसका है? तुर्की भाषा का। दरोगा को बारूद लेकर, क्या लेकर के? बारूद लेकर खच्चर से भेजा गया, खच्चर से भेजा गया। जरा मेरी बात पर गौर दीजिएगा, भेजा गया। तो यहां पर आपने देखा कि हम जो यहां पर लेकर के आए ट्रिक में, तो तुर्की भाषा में हम दरोगा का यूज करते हैं, बारूद का यूज करते हैं, खच्चर का यूज करते हैं। ये जो शब्द है ये हमारे किससे हैं? तुर्की भाषा से है। इसी प्रकार से मैं कुछ ओरल बोल देता हूं। मैं कहूं कि लॉयर्स ने साइकिल से घूम घूम कर वोट मांगने की अपील की। तो देखिए लॉयर्स अंग्रेजी भाषा, साइकिल अंग्रेजी भाषा, वोट अंग्रेजी भाषा, अपील की अंग्रेजी भाषा। तो आप समझ गए होंगे कि ये भी हमारे विदेशज शब्द हैं और विदेशज शब्द में भी ये अंग्रेजी भाषा के हैं। तो इस प्रकार से हम बहुत सारे विदेशज शब्दों का हिंदी भाषा में इस्तेमाल करते हैं और बिना बदलाव के करते हैं, ठीक है। इसीलिए हम इन्हें क्या कहते हैं? विदेशज शब्द कहते हैं। चलिए अब हम यहां से और आगे बढ़ते हैं। विदेशज शब्द के बाद अब हम विदेशज के बाद आगे बढ़ रहे हैं, तो विदेशज के बाद आगे आता है हमारा संकर शब्द। क्या आता है? संकर शब्द। अब जब हम संकर शब्द की बात करते हैं, नंबर 5 यहां पर संकर शब्द है। तो संकर शब्द हमारा जानते हैं क्या कहता है? कम से कम दो भाषाओं से मिलकर के बना शब्द। क्या कहता है संकर शब्द? कम से कम दो भाषाओं से मिलकर बना शब्द। कम से कम दो भाषाओं से मिलकर बना शब्द। देखिए अंतर देखिएगा, दो भाषाओं से मिलकर बना शब्द, दो भाषाओं से मिलकर बना शब्द। ओके, तो ये क्या कहलाएगा? हमारा संकर शब्द कहलाता है, ठीक है ना, जो दो भाषाओं से मिलकर के बनता है, ठीक है। अब इसमें सपोज कीजिए कि मैं एक शब्द बोल देता हूं यहां पर अहमदाबाद। क्या बोल देता हूं? अहमदाबाद। अब देखिए यहां पर एक बात पे गौर दीजिए, अहमदाबाद। तो अगर हम इस शब्द को देखें तो अहम की जब हम यहां पर बात कर रहे हैं तो यह संस्कृत से लिया गया है, ओके। यदि हम दा की बात करें तो अंग्रेजी से लिया गया है, ओके। और बाद की बात करें तो ये श्योर है कि ये हिंदी से लिया गया है। तो इस प्रकार के जो शब्द जो एक से अधिक भाषाओं से मिलकर के बनते हैं और हिंदी भाषा में प्रयोग में लाए जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? संकर शब्द कहते हैं। सपोज कीजिए कि मैं यहां पर एक और उदाहरण आपको दूं, तो मैं यहां पर लिख दूं रेलगाड़ी। तो जरा देखिए यहां पर रेलगाड़ी को जब मैं तोड़ूं तो यहां रेल है और यहां क्या है? गाड़ी है। तो मैं जब रेल को देखता हूं तो रेल तो अंग्रेजी भाषा का शब्द है, अंग्रेजी यानी कि पटरी, ठीक है।
रेल अंग्रेजी भाषा का शब्द है और गाड़ी किसका है, हिंदी भाषा का शब्द है। तो कम से कम दो भाषाओं से जो मिलकर के शब्द बनता है और हिंदी भाषा में प्रयोग में लाया जाता है, उसे प्रिय दोस्तों हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं हम संकर शब्द। तो आप आसानी से समझ गए होंगे कि हमारे संकर शब्द क्या हैं। तो आप उत्पत्ति के आधार पर जो हमारे पांचों भेद हैं, तत्सम यानी संस्कृत भाषा के शब्द, तद्भव यानी संस्कृत भाषा के टूटने से पैदा हुए शब्द, देशज यानी क्षेत्रीय आधार पर बोले जाने वाले शब्द, विदेशज यानी विदेशी भाषाओं के शब्द हिंदी में प्रयोग, और संकर कम से कम दो भाषाओं से मिलकर के बने शब्द। तो इन्हें आप आसानी से समझ गए होंगे। अब हम इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो अब आपको ट्रिक याद होगी, 4 के बाद 3 था। तो रचना के आधार पर जो हमारे शब्द के भेद हैं, वो रचना के आधार पर कितने हमारे यहां पर भेद होंगे। तो रचना के आधार पर नो डाउट देयर आर 3 टाइप्स ऑफ वर्ड्स अकॉर्डिंग टू इट्स क्रिएशन। अगर हम रचना की बात करते हैं तो वो कितने प्रकार के हैं, हमारे 3 प्रकार के हैं। अब रचना के आधार पर जो हमारे 3 प्रकार के भेद हैं, चलिए हम उनको यहां पर देख लेते हैं। अब जब हम रचना के आधार पर भेद देख रहे हैं तो हमने कहा कि वो 3 प्रकार के भेद हैं, ठीक है, 1, 2 और 1 हमारा यहां पर 3, ठीक है। अब जब हम यहां पर बात कर रहे हैं कि ये हमारे 3 भेद हैं रचना के आधार पर, तो वो कौन कौन से हैं। एक तो होता है हमारे रूढ़ शब्द। कौन सा होता है, रूढ़ शब्द, ठीक है। अब एक रूढ़ शब्द हो गया, एक हमारा होता है यौगिक शब्द, और एक हमारा होता है योग रूढ़ शब्द। कौन सा होता है, योग रूढ़ शब्द। कौन सा होता है, योग रूढ़ शब्द, ठीक है। तो अब हम यहां से ये समझे कि ये रूढ़ शब्द क्या होते हैं। ये रूढ़ शब्द क्या होते हैं। जब हम रूढ़ शब्द की यहां पर बात करते हैं तो रूढ़ शब्द वह शब्द होता है कि जिसके हम सार्थक खंड नहीं कर पाते हैं। क्या नहीं कर पाते हैं, सार्थक खंड नहीं कर पाते हैं। यानी कि वह शब्द जिसके सार्थक खंड न हो, सार्थक खंड यानी कि टुकड़े न हो। जरा मेरी बात को शॉर्ट में समझ लें, वह शब्द जिसके सार्थक खंड नहीं किए जा सकते उसे हम क्या कहते हैं, रूढ़ शब्द कहते हैं। हम इसे थोड़ा उदाहरण से समझे। अगर हम उदाहरण की बात करें और मैं यहां पर शब्द लिख लूं आज, तो अगर हम इसे तोड़ें तो हमें मिलेगा आ धन जय। तो ना तो इसका कोई अर्थ है और ना ही कोई इसका अर्थ है। लेकिन अगर हम आज को एक साथ लेकर के आए तो आज बराबर टुडे, यानी कि बिल्कुल सही शब्द है हमारा यहां पर कि ये आज रूढ़ शब्द है, ठीक है। अब हम इसके बाद आगे बढ़ने की कोशिश करें। यदि हम यहां पर एक शब्द बोल दें खेत, तो आप अगर खेत की बात कर रहे हैं तो यहां पर है खे और यहां पर है तय। दोनों का कोई औचित्य नहीं है अगर हम इसको डिवाइड कर देते हैं। लेकिन अगर हम एक साथ बोलते हैं तो खेत यानी कि फील्ड, तो हमारा ये एक रूढ़ शब्द है, यानी कि जिसके सार्थक खंड तोड़ने पर नहीं होते हैं। तो आई थिंक जस्ट अंडरस्टूड वेल, अच्छे से समझ गए हैं। फिर हम किधर बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं यौगिक की। देखिए अब हम बात करें यौगिक शब्द की, तो देखिए यहां पर प्रिय दोस्तों ये यौगिक शब्द आखिर है क्या। देखिए यौगिक शब्द यानी कि देखिए साइंस में भी आता है यौगिक, ठीक है ना, कंपाउंड हम कह सकते हैं, ठीक है। जब 2 या 2 से अधिक तत्वों को, गैसों को मिलाया जाता है तो वही तो यौगिक कहलाता है वहां पर। बिल्कुल इसी तरीके से हिंदी में, यानी कि कम से कम 2 शब्दों से मिलकर के बना शब्द क्या कहलाता है, वही कहलाता है हमारा कंबाइंड वर्ड। कम से कम 2 शब्दों से मिलकर बना शब्द, मैं फिर बोल रहा हूं, कम से कम 2 शब्दों से मिलकर बना शब्द। दोबारा से देखिएगा, 2 शब्दों से मिलकर बना शब्द वो क्या कहलाता है, वही कहलाता है यौगिक, ठीक है। यौगिक शब्द क्या होता है, कम से कम 2 शब्दों से मिलकर के बना शब्द। हिंदी भाषा के 2 शब्द एक जगह आए, उनसे मिलकर के बना शब्द क्या कहलाता है, यौगिक शब्द कहलाता है। कैसे कहलाता है जरा देख लेते हैं, उदाहरण के जरिए देखेंगे। हम एक वर्ड ले लेते हैं स्कूल। अब हमें पता है कि स्कूल तो विदेशी शब्द है, ठीक है ना, लेकिन जब हम यहां पर स्कूल ना बोल के क्या बोले, विद्यालय, क्या बोले, विद्यालय। और जब हम विद्यालय को यहां पर तोड़ेंगे तो विद्यालय को तोड़ने पर हमें क्या मिलता है, विद्यालय को तोड़ने पर हमें मिलता है विद्याधन आलय। तो हमें क्या मिलता है, विद्या धन आलय,
ठीक है ना, विद्या के रहने का जो निवास स्थान है उसे ही हम क्या कहते हैं, उसे ही हम कहते हैं विद्यालय। तो विद्या हिंदी का शब्द, आलय रहने का निवास स्थान, ये भी हिंदी का शब्द, तो हम इसे क्या बोलेंगे, फिर भी विद्यालय बोलेंगे, बदलेगा तो नहीं ना। तो जब ये बदलेगा नहीं और दो सार्थक शब्दों से मिलकर के एक शब्द बना है तो इसे हम क्या कहेंगे, यहां पर इसे हम कहेंगे यौगिक शब्द। ठीक है, फिर से चलिए एक और उदाहरण ले लेते हैं, और एक उदाहरण हम लेते हैं सचिवालय। और जब हम सचिवालय की बात कर रहे हैं तो हमें मिला सचिव यानी सेक्रेटरी, और धन में मिल गया फिर से वही आलय। तो सचिव जहां पर रहते हैं, सचिवों के रहने का निवास स्थान है जो, उसे कहते हैं हम सचिवालय। तो आप आसानी से समझ गए होंगे कि ये हमारा क्या कहलाया जाना चाहिए, यहां पर ये कहलाया जाना चाहिए हमारा यौगिक शब्द, क्योंकि ये दो सार्थक शब्दों से मिलकर के एक शब्द बना है, यानी कि कंबाइंड शब्द बना है, इसलिए हम क्या कहेंगे इसको, यौगिक शब्द। इसके बाद हम बात करते हैं योग रूढ़ शब्द की। और जब हम योग रूढ़ शब्द की बात करते हैं तो योग रूढ़ क्या है, योग रूढ़ को अगर मैं केवल एक शॉर्ट रूप में बताऊं तो जो मैंने समास चैप्टर पढ़ाया था तो उसमें बहुव्रीहि समास पढ़ाए थे। तो बहुव्रीहि समास बराबर योग रूढ़ शब्द, ठीक है ना, बहुव्रीहि समास बराबर क्या है, योग रूढ़ शब्द है। ऐसे क्यों कह रहे हैं कि जब हम दो सार्थक शब्दों का मेल कराते हैं और उनसे एक नए शब्द की अन्य उत्पत्ति हो जाती है, वो दोनों शब्द समाप्त हो जाते हैं और एक नए शब्द की उत्पत्ति हो जाती है, ऐसे शब्द को क्या कहते हैं हम, योग रूढ़ शब्द कहते हैं। यानी कि ऐसे समझिए कि यहां पर प्रथम शब्द हो और यहां पर द्वितीय शब्द दिया गया हो, जरा ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। और जब हम इन दोनों शब्दों का मेल करें तो इनसे क्या हो जाए, एक नया ही शब्द उत्पन्न हो जाए। क्या हो जाए, एक नया ही शब्द क्या हो जाए, उत्पन्न हो जाए। तो वैसे क्या कहलाए जाते हैं, योग रूढ़। मैंने कहा कि इसमें हमें क्या रखना है, अगर आप समझेंगे तो बहुव्रीहि समास, ठीक है ना, इसको आप इसमें रख लीजिए। कैसे, मैं आपको समझाता हूं। अभी मैं यहां पर एक शब्द लिख देता हूं, लंबा धन उदर, लंबा धन उदर, तो बराबर ये क्या होना चाहिए, लंबोदर, ठीक है ना। लेकिन अगर हम यहां पर लंबोदर की बात करें तो वो गणेश है कि नहीं है, और देखिए लंबा भी खत्म हो जाता है, उदर भी खत्म हो जाता है, और एक नया ही शब्द हमें क्या प्राप्त हो जाता है, गणेश प्राप्त हो जाता है। इसलिए क्या कहलाएगा यहां पर, योग रूढ़ शब्द कहलाएगा। दैट्स व्हाई अगेन एंड अगेन रिपीट कर रहा हूं कि बहुव्रीहि समास को आप इसमें रखते। देखिए दूसरा देखते हैं, हमने लिखा पंच धन आनन, यानी कि पंचानन। और पंचानन की अगर हम यहां पर बात करें तो हमें पंचानन को क्या बोलना है, पंचानन को हमें शिव बोलना होता है। तो यहां पंच भी खत्म, आनंद भी खत्म, और एक नया शब्द क्या आ जाता है, शिव आ जाता है। तो हम इसे क्या कहते हैं, पंचानन शब्द यहां पर कहते हैं। तो मैं समझता हूं कि आप यहां पर बहुत अच्छे से जो मैंने अभी समझाया है उसे समझ गए होंगे, और आपको कोई दिक्कत भी जो है वो नहीं आई होगी, ठीक है ना। तो अब जो इसके आगे आने वाला पार्ट है वो पार्ट आपका होगा कि प्रयोग के आधार पर शब्द भेद और अर्थ के आधार पर शब्द भेद। वो मैं आपको अगला जो इसका भाग आने वाला है शब्द भेद का, यानी कि शब्द भेद 2, उसमें मैं आपको समझाऊंगा। और यदि ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आई है तो इसे प्लीज लाइक करें, शेयर करें, इस पर कमेंट करें, और इसे अपने मित्रों से भी सब्सक्राइब करने को कहना ना भूलें। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूं। जय हिंद।